सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के पृष्ठ संख्या नंबर 8, 9 और 10 का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम इन पृष्ठ संख्या पर आए कठिन शब्दों का अध्ययन करते हैं। कठिन शब्द नंबर 1 अवधि, नंबर 2 परिचय, नंबर 3 स्मृति, नंबर 4 अतीत, नंबर 5 दृष्टि, नंबर 6 प्रचार, नंबर 7 व्यथा, नंबर 8 मुखातिब, नंबर 9 व्यक्तित्व, नंबर 10 अंजुलि। शब्दार्थ नंबर 1 चिढ़ का अर्थ है खीज, नंबर 2 कुढ़ना अर्थ है उसका ईर्ष्या करना, नंबर 3 अवधि समय, नंबर 4 रुचि शौक, नंबर 5 सहसा अचानक, नंबर 6 अंजुलि हथेली, नंबर 7 ठिठकना रुकना, नंबर 8 प्रचार फैलाना। तो ये थे कठिन शब्द और शब्दार्थ। अब हम पृष्ठ संख्या नंबर 8 से पुस्तक पठन शुरू करेंगे। तो आप सभी अपनी पुस्तक को पृष्ठ संख्या नंबर 8 पर खोलेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। क्या बताया है? मैं बहुधा मतलब अक्सर गर्मी की छुट्टी में लेखक अपने मामा के यहाँ जाते थे और एक आध महीना रहने के बाद जब स्कूल खुलने का समय होता तो वो वापस अपने शहर आ जाते थे। लेकिन ऐसा 2-3 बार ही हुआ होगा कि वो अपने मामा के यहाँ गए होंगे और तभी क्या हुआ, उनके पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गई और एक लंबे समय तक वो अपने मामा के गांव नहीं गए। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वो मामा के गांव गए तो लेखक इतने बड़े हो चुके थे कि अब उनकी लाख की गुलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। और लेखक ने इस बीच में क्या देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियाँ थीं। विरले ही यानी कोई ही ऐसा हाथ था जिसने लाख की चूड़ियाँ पहनी थी। तब एक दिन सहसा यानी अचानक से लेखक को बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। क्या बताया है? लेखक को अचानक से बदलू का ध्यान क्यों आया?
बताया लेखक ने कि बरसात हो रही थी और अचानक से उनके मामा की छोटी बेटी आंगन में फिसल कर गिर गई, और जैसे ही वो गिरी तो उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। खून निकलने लगा। मामा घर पर नहीं थे। लेखक को ने ही उनकी मरहम पट्टी की, और इस बात से उन्हें किसका ध्यान हो आया? बदलू काका का। और शाम के समय लेखक बदलू काका को मिलने के लिए गए। बदलू काका के घर पहुंचकर उन्होंने बदलू काका को नमस्ते करी। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। नमस्ते का जवाब दिया और उठकर खाट यानी चारपाई पर बदलू बैठ गया, परंतु उसने लेखक को पहचाना नहीं और वो लेखक की ओर निहारता यानी एक टकटकी लगाए उन्हें देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। बताया है कि लेखक ने अपना परिचय दिया कि वो जनार्दन हैं, और वो लेखक ने उन्हें बताया कि वो बचपन में आपसे यानी बदलू से गोलियां बनवा कर ले जाता था। इस समय बदलू ने अपने स्मृति पटल के अतीत के पन्ने यानी पुराने समय को उन्होंने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। पुराने समय को याद किया तो उन्हें याद आ गया कि वो लेखक कौन है? लल्ला है। और उन्होंने उन्हें कहा, आओ आओ लल्ला, बैठो। और लेखक वहाँ पर बैठ गए। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही पट्टी। कुछ देर फिर सब दोनों चुप रहे। लेखक ने इधर उधर सब और देखा तो लेखक को ना ही उसके बदलू जिस मच्छिया पर बैठकर काम करते थे वही नजर आई, न ही वहाँ पर कोई भट्टी थी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। इस बात पर लेखक ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या आजकल कोई काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। अब उसने क्या बताया? दोनों की आपसी बातचीत हो रही है तो उसने बताया कि नहीं लल्ला, काम को बंद हुए तो बहुत समय बीत गए, बहुत साल बीत गए, क्योंकि किसी को अब लाख की चूड़ियाँ पसंद नहीं आती, सबको कांच की चूड़ियाँ पसंद आती हैं, क्योंकि अब मशीनी युग है और मशीन से कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बन जाती हैं, है ना। आजकल खेती भी, जो खेत का काम होता है वो भी मशीनों से होता है। तो क्या किसका युग आ गया? मशीनों का युग आ गया है। और तब लेखक ने उनसे कहा कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कांच क्या होता है? कमज़ोर होता है, नाजुक होता है, जल्दी से टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। क्या बताया? उसने कहा नाजुक तो होता ही है लल्ला। और ये कहते कहते उसे खांसी आई और वो बहुत देर तक खांसता रहा। तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे दमा है। दमा सांस संबंधित बीमारी होती है। अवस्था, उम्र के साथ साथ बदलू का जो शरीर था वो ढल चुका था और उसके हाथ पैर और माथे की नसें उभर आई थी, अर्थात बदलू अब बुढ़ापे की ओर था, बूढ़ा हो चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप लेना जान लेना और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन
में ठीक हो जाएगी। क्या कहा? पता नहीं कैसे लेखक के मन में जो शंका थी, जो संदेह था, उसको उसने जान लिया और उसने क्या बताया कि मुझे दमा नहीं है, उसे क्या है, फसली खांसी है, जो महीने 2 महीने से आ रही है और अभी 10-15 दिन तक और आएगी और फिर वो ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक चुप रहे और उन्हें क्या लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख छुपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, कितने ही हाथ काट देना यानी बेरोज़गार कर देना, कि जब से ये मशीनी युग आया तो कितने ही लोगों के हाथ कट गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या बताया? फिर कुछ देर तक फिर से शांति रही जो लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब कुछ देर के बाद लेखक ने बात का विषय बदल दिया और क्या पूछा कि अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब उसने क्या बताया कि आम की फसल तो बहुत अच्छी हुई है और उसने लहक कर यानी अंदर की ओर उस तरफ को मुड़कर बड़ी ज़ोर से अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाई। क्या कहा कि लल्ला के लिए आम ले आओ। और उसने क्या कहा, माफ़ करो, मैं अब तुम्हें आम खिलाना ही भूल गया था। मुखातिब होकर मेरी और मुखातिब होकर मतलब लेखक की ओर देखते हुए उसने ये बात कही। इस पर लेखक ने कहा है कि नहीं नहीं काका, इस बार आम तो बहुत खाए। लेकिन बदलू ने क्या कहा कि नहीं, अरे वाह, अब तुम मेरे पास आए हो और आम की फसल है और तुम बिना खाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप रहा। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। क्या बताया? लेखक चुप हो गए और लेखक को वो दिन याद आ गए जब वो बदलू के पास जाया करते थे बचपन में, तो बदलू उनके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। क्या कहा? उसने गाय के बारे में पूछा लेखक ने। तो बदलू ने जवाब दिया कि गाय तो उसने बेच दी, 2 साल हो गए, क्योंकि गाय को खिलाने के लिए अब उसके पास चारे का बंदोबस्त नहीं था। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया एक टोकरी। इतने में क्या हुआ, उनकी बेटी रज्जो अंदर से टोकरी में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। जब लेखक ने कहा कि इतने सारे आम वो नहीं खा पाएंगे तो हंस पड़ा। कौन? बदलू। और उसने क्या कहा, तुम शहर के हो ना इसीलिए। लेकिन उसने बताया कि जब वो लेखक की उम्र का था तो उस टोकरी में जितने आम हैं उससे 4 गुना आम एक समय में वो खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंधूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हो। अब उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, अपनी बेटी से कहा है कि 4-5 सिंधूरी पके पके मीठे आम निकाल करके दो। और उसने कहा है लेखक को कि लल्ला इसे खा के देखो कैसे हैं, क्योंकि ये जो पेड़ है ये इसी साल तैयार, यानी इस पेड़ पर इसी साल पहला फल लगा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, वही आखिरी जोड़ा बनाया था। ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर
थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। क्या बताया कि अब उसकी बेटी रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में भरकर, यानी दोनों हाथों में भरकर लेखक की ओर बढ़ाए। लेखक जब उससे आम लेने लगे तो उनकी निगाह उसके हाथों में पहनी हुई लाख की चूड़ियों पर ठिठक गई, रुक गई। उसकी गोरी गोरी कलाइयों में ये चूड़ियाँ बहुत फब रही थी, बहुत जच रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो बदलू ने लेखक की निगाह को देख लिया और उन्होंने बताया कि ये जोड़ा बदलू ने किसके लिए बनाया था? ज़मींदार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था। लेकिन ज़मींदार उसकी सही कीमत नहीं दे रहा था, केवल 10 आने दे रहा था। तो बदलू ने उसे वो चूड़ियाँ नहीं दी और उससे क्या कहा, जाकर शहर से ले आओ। अब ये सब सुनकर बदलू को लगा कि ये वही बदलू ने जमींदार को बेचने से जो चूड़ियाँ इनकार कर दिया था, है ना। तो इस सब को देखकर लेखक को ये महसूस हुआ कि जो बदलू है उसका व्यक्तित्व भी कैसा है। जब लेखक उसके घर से आम खा के वापस चल पड़े तो वो रास्ते में क्या सोचते हुए जा रहे हैं कि जो बदलू है उसका व्यक्तित्व लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत था, वो कांच की चूड़ियों की तरह आसानी से टूटने वाला नहीं था। और इस बात से लेखक को बहुत संतोष था। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।